बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पब्लिक पल्स विद सादिया अफसार। नाज़रीन, पूरी दुनिया भर में जहाँ जहाँ सिख बसते हैं आज वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। पाकिस्तान की तरफ से एक ऐसा इक़दाम उठाया गया, वज़ीर आज़म की तरफ से, पाकिस्तान की हुकूमत रियासत की तरफ से एक ऐसा इनिशिएटिव सामने आया है जिससे यहाँ पाकिस्तान में आने वाले सिख यात्री तो खुश हैं ही, लेकिन यहाँ हमारे पाकिस्तानी जो मुसलमान हैं या दीगर माइनॉरिटीज़ हैं वो भी बहुत खुश हैं। जिस तरीके से सिख बिरादरी की तरफ से यहाँ पर आना हुआ, बहुत सारे उनके ऐसे लोग जो किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हों बड़ी खुशी आए, और उसमें सर फहरिस्त जो नाम सामने आता है वो साबिक भारतीय क्रिकेटर और भारतीय सियासतदान नवजोत सिंह सिद्धू का है। पहले जब वो आए थे वज़ीर आज़म की हलफ बर्दारी तकरीब के लिए तब भी उनको बहुत क्रिटिसिज्म का निशाना बनाया गया था, लेकिन आज वो इस बात पे खुश हैं कि 3 माह पहले जो सफ़र शुरू हुआ था, जिस तरीके से आर्मी चीफ से उनकी मुलाकात हुई थी, उनके गले लगाने को, उनकी एक वो जादू की जफ्फी को बड़ा लोगों ने क्रिटिसिज्म का निशाना बनाया था, लेकिन आज नज़र आ रहा है कि इट एक्चुअली पेड ऑफ, इट एक्चुअली वर्कड। और किस अंदाज में नवजोत सिंह सिद्धू को उनका अपना मीडिया लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं वो भी हम बात करेंगे, लेकिन आज सबसे ज़्यादा अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो भारत को ही है। सिर्फ इस ज़िमन में लेकर है या कुछ और मामलात भी हैं, उस पे भी आज उसके मुहर्रिकात पे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले आज वाले मामले को लेकर जो हलफ बर्दारी की एक बड़ी ज़बरदस्त तकरीब हुई, वज़ीर आज़म ने बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की वहाँ पर, और ये भी कहा कि अगर कोई ये सोचता है कि पाकिस्तान और भारत की जंग होनी चाहिए तो वो पागलपन है। इंसान जो है वो चांद पर पहुंच गया है और हम कश्मीर का मसला हल नहीं कर पा रहे हैं। सिख बिरादरी जो है वो अपने पैगामात दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आज हमारे लिए एक ईद का सा समा है। उनकी तरफ से ये कहा गया कि ये जगह जो है वो हमारे लिए इतनी मुक़द्दस है जैसे मुसलमानों के लिए मक्का मदीना है। सो यहाँ पर हमारा आना जाना शुरू हो जाएगा, यहाँ जो हमारे माजी में मसाइल होते थे वो ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ जब आर्मी चीफ़ उस तकरीब में मौजूद थे, जब वो तमाम ही लोगों से जो उस तकरीब में शरीक थे उनसे मुसाफा कर रहे थे, मिल रहे थे, तो ऐसे में भारतीय मीडिया को तकलीफ़ हुई गोपाल चावला से मिलने के कि क्यों आर्मी चीफ़ से उन्होंने मुलाकात की, और उनके अपने मीडिया ने गोपाल चावला को जब फ़ोन किया, गोपाल चावला की तरफ से क्या बात की गई, उनसे किस किस्म के सवालात किए गए, मैं चाहूँगी पहले वो हम दिखा दें। टाइम्स नाउ के सहाफ़ी हैं जिन्होंने गोपाल चावला से बात की थी, और इंडिया को प्रॉब्लम ये है कि ये खालिस्तान मूवमेंट से कनेक्टेड हैं, ये उनके करता धरता हैं, तो ये आर्मी चीफ से क्यों मिल रहे हैं, वो दिखाइएगा टाइम्स नाउ का क्लिप। अब तो एक इनके एंकर के खुद सवालात सुन लें, और दूसरी तरफ इंटरेस्टिंगली वो जो हेडिंग्स थी, जो हेडर्स लगाए हुए थे, या जिस अंदाज में उनका इंट्रोडक्शन था, गोपाल चावला के लिए लिखा खालिस्तानी एजेंट, फिर साथ साथ जो कैप्शंस चल रहे थे कि इन्होंने अप्रोच किया आर्मी चीफ को और आर्मी चीफ ने इनके कंधे पर हाथ रख दिया, तो ये बुखलाहट जो है वो काफ़ी ठीक ठाक किस्म की आज नज़र भी आ रही थी। साथ उन्होंने ये भी लिखा कि पाकिस्तानी स्टूज एक्सपोज्ड ऑन टाइम्स नाउ। तो ये तमाम चीज़ें हैं आज जिस चीज़ पर सिख बिरादरी खुश है, आज जिस चीज़ पे दोनों मुल्कों के लिए एक कहना चाहिए कि अच्छा खुशी का दिन होना चाहिए, वहाँ पर भारत को ये खुशी जो है वो बर्दाश्त नहीं हो रही। और सिर्फ यही नहीं मामला रुक रहा, बल्कि जो सार्क समिट है, सार्क कॉन्फ्रेंस है, उसमें भी भारत ने आने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान की तरफ से जो इनविटेशन था उसको रिजेक्ट कर दिया है, और ये पहला मौका नहीं है। 2016 में भी अगर आपको याद हो तो इसी तरीके से भारत ने इस इवेंट का बॉयकॉट किया था, और भारत की देखा देखी भूटान ने, अफ़गानिस्तान ने और बांग्लादेश ने भी यहाँ आने से मना कर दिया था, और फिर ये समिट कैंसिल करनी पड़ी थी। इससे पहले कि मेहमानों का तारुफ करवाऊँ, इसी सिलसिले में आज जिनकी हम बात कर रहे हैं और जिसको सहरा भी जाता है अलॉन्ग विद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एंड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा, नवजोत सिंह सिद्धू, वो इस हवाले से क्या कहते हैं वो भी दिखाएगा। तो ये तो दुआया कलमात आया आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के लिए उनके एक पुराने दोस्त की तरफ से। मुझे स्टूडियो में, इस्लामाबाद स्टूडियो में उमर चीमा साहब ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब लाहौर स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं, MNA हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ साहब का ताल्लुक़ है, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और आजिज़ धामरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, सखर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। धामरा साहब आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद। उमर चीमा साहब, आज तो बड़ा सिख बिरादरी भी खुश थी, पूरी पाकिस्तानी हम देख रहे हैं कि पूरी कौम जो है वो यकजा होकर कह रही थी कि बड़ा अच्छा इक़दाम हो गया, भारत को भी इस पर खुश होना चाहिए। लेकिन किया क्या भारत ने ये रंग में भंग डाल के? ये कोई ऐसी आई एम नॉट सरप्राइज, बिकॉज आप देखें हमेशा माजी के अंदर भी जब भी पाकिस्तान ने हमेशा पहल की, जब भी कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग मेजर्स हुए, लेकिन
ہمیں انڈیا نے کبھی بھی اس کو اس طرح سے پازیٹیولی اس طرح سے ریسپروکیٹ نہیں کیا. اور آج سے بھی جس طرح ابھی آپ نے انٹرو میں بھی کہا کہ 1947 سے جب سے یہ ڈیوائڈ ہوا پنجاب, تب سے یہ مطالبہ بھی چلا آ رہا تھا, اور دے ور رائٹلی سو, کیونکہ ان کا ایک ریلیجسلی یہاں پہ جیسا آپ مکہ مدینہ کی حیثیت رکھتے ہیں, یہ تمام ننکانہ صاحب بھی اور کرتارپور جو ہے ہولی پلیسز ہیں, اور ان کو جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا پہلے لاہور, پھر ویزا کے تھرو 130 کلومیٹر کا سفر کر کے, حالانکہ اگر وہ ڈائریکٹلی یہاں سے آتے تو مشکل سے 3 سے 4 کلومیٹر کا سفر بھی نہیں تھا. لیکن ہندوستان کی ہردرمیوں جو ہمارے آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز تھے ان کو ریزالو نہ کرنے کی وجہ سے یہ بہت سارے ایشوز جو تھے یہ سرد خانے میں ڈال دیے گئے, مختلف جو ہے مشکلات کا سامنا ہوتا رہا. لیکن آج جو یہ اقدام ہوا, جو انہوں نے سنگ بنیاد رکھا پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب نے, اس سے ایک چیز ثابت ہوگی کہ کہتے ہیں نا کہ there is a way. بالکل. اور آج پرائم منسٹر نے بھی اس خواہش کا اظہار کیا کہ اب ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم بجائے ماضی کی غلطیوں کو, ماضی میں ہی پھنسے رہیں, ہمیں آگے بڑھنا ہے. اگر عوام کی بہتری کے لیے عوام کو غربت سے نکالنا ہے, کیونکہ دیکھیں ہمسائے ایک ایسا ایلیمنٹ کہ جو آپ چینج نہیں کر سکتے, یہ پرماننٹ ایک فیچر ہے. اور دنیا کے اندر جن قوموں نے ترقی کی ہے, جس میں آج پرائم منسٹر نے فرانس اور جرمنی کی بھی مثال دی, ہمارے سامنے مثال ہے کہ انہوں نے اتنی بڑی زیادہ سنگین ان کے ایشوز بھی تھے, بہت زیادہ انہوں نے ایک دوسرے کے لوگوں کو بھی قتل عام بھی ہوا, لیکن اس کے باوجود اینڈ میں انہوں نے بیٹھ کے ڈائیلاگ کے تھرو اپنے معاملات حل کیے, اور آج وہ قومیں ترقی کر رہی ہیں. بٹ یک طرفہ جو ایفرٹس ہو رہی ہوں وہ پھر چل نہیں سکتی, میوچول جو ہے دوسری طرف سے بھی اگر کوئی ویل ہو وہی چل پائے گی. آپ کب تک ایفرٹ کرتے رہیں؟ جب تک بائیلیٹرل جو انٹرسٹ ہیں, جو دو طرفہ جو انٹرسٹ ہیں, ان کی رسپیکٹ نہیں کی جائے گی, جب تک دونوں طرف سے ایک ہی جیسچر جو ہے اس کو نہیں کیا جائے گا. حالانکہ پرائم منسٹر نے پہلے بھی یہ اس چیز کا اعلان کیا تھا کہ اگر ہندوستان ایک قدم بڑھے گا تو ہم 2 قدم آگے بڑھنے کو تیار ہیں. لیکن یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہندوستان کا جو میڈیا خاص طور پہ اس میں اس طرح کے ایشوز ہے, نیگیٹیوٹی اگر پھیلائی جا رہی ہے تو اس کی اپنی وجوہات ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی وہاں پہ الیکشن ہونے والے ہیں. اچھا, میں چاہوں گی میڈیا کے کردار پہ بھی ہم آگے چل کے ڈیٹیل میں بات کریں, لیکن جس طریقے سے آپ نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ اگر وہ 1 قدم آتے ہیں تو ہم 2 قدم جائیں گے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو ہمارے کسی بھی اقدام کو اس وقت اپریشیٹ کرنے کے, ایکنالج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب, میں اس پہ تو بعد میں آتی ہوں کہ بھارت کی طرف سے کیا رسپانس رہا, یا ان کا میڈیا جو کچھ آج کرتا رہا, یا جس طریقے سے ایک منفی پروپیگنڈا جو ہے وہ ان کی طرف سے کیا جاتا رہا بہت ساری چیزوں کو لے کر, جو آج ہم نے وہاں اس کی گراؤنڈ بریکنگ سیریمنی کے اندر دیکھی بھی. لیکن سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ کا ریاکشن کیا ہے, واٹس یور ٹیک آن دس, کہ آج یہ جو اس حکومت کی طرف سے, پاکستانی حکومت کی طرف سے ایک جیسچر دیا گیا ہے سکھ کمیونٹی کو. دیکھیں سعدیہ, یہ جو کرتارپور کوریڈور کا کھلنا ہے یہ بہت ہی خوش آئند ہے. یہ خواہش جو ہے تمام سکھ برادری کی ہے, خواہ وہ ہندوستان میں رہنے والی ہو, خواہ وہ بیرون ملک امریکہ, کینیڈا, یورپ میں رہنے والے سکھ ہوں, جہاں دنیا کے کسی کونے میں رہنے والے سکھ ہوں, ان کی یہ خواہش تھی. آج ان کی خواہش کی تکمیل ہوئی ہے, اور پاکستان نے اپنے سکھ بھائیوں کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ہی خوش آئند ہے, یہ تاریخی قدم ہے, اور اس پہ میں پوری سکھ کمیونٹی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور اگر سچی بات یہ ہے, پاکستان بھی خوش ہے, پاکستان نے اپنے بھائیوں کو, سکھ بھائیوں کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے, ان کی خواہش کا احترام کیا ہے, ان کی خواہش کی تکمیل ہوئی ہے. سارے سکھ بھی خوش ہیں. اگر کوئی ناخوش ہے تو وہ ہندو انتہا پسندی جو ہے وہ اس کو بدقسمتی سے یہ جو ہے وہ ہضم نہیں ہو رہی, یہ سکھوں کی خوشی. اور یہ ان کی روایتی جو ہے, یہ جس طرح کے سب جانتے ہیں کہ ہندوستان میں بسنے والی ساری اقلیتیں, خواہ وہ مسلمان ہوں, سکھ ہوں, ہندو انتہا پسندی کے مظالم کا شکار رہی ہیں, وہ فیس کرتی رہی ہیں. نہ ان کی جان محفوظ ہے, نہ ان کا مال محفوظ ہے, نہ ان کی عبادت گاہیں محفوظ ہیں. بالکل صحیح ہے. اور یہ جو ہے ہندو انتہا پسندی آج بھی یہ ہے کہ اس کا ریئیکشن آپ دیکھ رہے ہیں, اور آپ نے صحیح کہا کہ بالکل بوکھلاٹ جو ہے وہ بالکل واضح طور پر یہاں ہے. اچھا, آپ یقینی طور پہ کہہ رہے ہیں کہ آج کا بڑا اچھا دن ہے, سب خوش ہیں, اگر کوئی خوش نہیں ہے تو یہ جو اقدام اٹھایا گیا ہے پاکستان کی حکومت کی طرف سے, اس کا صحرا آپ عمران خان صاحب کو دیتے ہیں, یا پھر جس طریقے سے آپ کے بہت سارے لوگ میڈیا پہ آ کے بات کر رہے ہیں کہ جی یہ تو انہوں نے نوجوت سنگھ سدھو صاحب نے آرمی چیف کو جپھی ڈال دی تو وہاں سے چیزیں انیشیٹ ہو گئیں, وہاں نہ ہوتا یہ تو پھر یہ چیز نہ کھلتی. اس میں دیکھیں
کسی کو کوئی خوش فہمی نہیں ہونی چاہیے. یہ پچھلی حکومتوں کی بھی یہ خواہش رہی ہے, انہیں کوششیں بھی کی. آپ کی حکومت نے کوشش ماضی میں کی بالکل کہ نہیں ہو سکا. جی ہاں, پایا تکمیل تک اس وقت یہ کوشش پہنچی ہے, پایا تکمیل تک اس وقت پہنچی ہے جب آرمی چیف نے اس کو انڈورس کیا ہے, اور بلا شبہ اس کا سب سے بڑا کریڈٹ جنرل باجوہ کو جاتا ہے. اچھا, ناٹ پرائم منسٹر عمران خان. ٹھیک ہے. اچھا, عاجز دھامرا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جن لوگوں نے رول پلے کیا ہے وہ قابل مبارکباد ہیں, سب نے اپنا رول پلے کیا ہے. ہم کسی پہ کوئی نکتہ چینی نہیں کرتے, یہ خوشی کا موقع ہے میں سمجھتا ہوں, لیکن بنیادی جو کریڈٹ ہے وہ جنرل باجوہ کو جاتا ہے. ٹھیک ہے, جنرل باجوہ کو کریڈٹ. دھامرا صاحب, آپ کی حکومت کس کو کریڈٹ دے گی؟ آج یہ جو تمام اقدامات نظر آ رہے ہیں, ایک اچھی چیز جو ہے اس کا اقدام ہے, انیشیٹو اس کا لیا گیا ہے. یہ بھی کہا وزیر اعظم نے کہ اگلے سال جب سکھ یاتری یہاں پر آئیں گے تو سہولیات ان کو بہتر فراہم کی جائیں گی, خوش ہوں گے وہ, جتنا بھی ہو سکا ممکن تمام تر چیزیں جو ہے بہتر انداز میں کرنے کی کوشش کریں گے. بھارت کے ریاکشن پہ بعد میں آتے ہیں, پہلے آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کی حکومت کے اس اقدام کو کس نظر سے دیکھتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے ایک میچور پولیٹیکل پارٹی ہے, اور وہ اس بات کی حامی ہے کہ ہمارے جو پڑوسی ممالک ہیں ان سے تعلقات جو ہیں وہ بہت ہی اچھے ہونے چاہیے, اور کرتارپور کی جو بارڈر ہے اس کا کھلنے کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں, اور بالکل بحیثیت ایک سچے پاکستانی کے میں اور میری پارٹی کا بھی ریئیکشن یہ ہے کہ یہ بہت ہی ایک اچھا اقدام ہے. مگر جہاں تک آپ کریڈٹ اور ڈس کریڈٹ کی بات کرتے ہیں, ایک تو انڈیا کی جو پریس ہے, اب میں آج کے اس خوشی کے موقع پہ میں خوش بھی ہوں, مگر میرا اندر کا انسان پتہ نہیں کیوں کنفیوز ہے کہ جو بھارت کی ہٹ دھرمی ہے اور بھارت کا جو ٹریک ریکارڈ ہے, اللہ نہ کرے کہ اس کو نظر لگ جائے آج کے اس اقدام کو اور آج کی ہماری اس خوشی کو, کیونکہ میں دعا گو ہوں, کیونکہ جو مودی کی موجودگی میں جو ابھی سرکار وہاں پر موجود ہے وہ کہیں نہ کہیں کیڑے نکالے گی اور کوئی نہ کوئی ایسا ایشو کھڑا کر دے گی کہ آگے چل کے پھر ہم اس پہ ٹاک شوز میں آ کے ڈیبیٹ کریں گے. میرے منہ میں کھا کہ وہ صورتحال آئے. اچھا, آپ کو یہ خدشہ ہے؟ کریڈٹ کی بات پتہ نہیں کیوں میری ذاتی رائے ہے, میری ذاتی رائے ہے, کیونکہ جو ٹریک ریکارڈ انڈیا کا اور خاص طور پر مودی سرکار کی موجودگی میں جو ایک بہت ہی قاتل اور شاطر دماغ کا ایک وزیر اعظم وہاں پر موجود ہے, مگر گو کہ وہ مخالفت اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ الیکشن ان کے بھی قریب ہیں, اور اب دنیا جو ہے وہ گلوبلی ایک چینج ہے, ہماری جنریشن جو ہے وہ نیو آ چکی ہے, اور سوشل میڈیا ایک ٹول ہے ہمارا, اور ہمارے تعلقات پہ پبلک کا بھی پریشر ہے, عوام کا بھی پریشر ہے, اس لیے شاید وہ کچھ ڈینائی کریں, مگر انہوں نے میڈیا کو اس کام کے پیچھے لگا دیا ہے. آگے چل کے ان کا ریئیکشن بھی کچھ نیگیٹو آ سکتا ہے, مگر میں نے کہا یہ میری ذاتی رائے ہے. جہاں تک کریڈٹ اور ڈسکریڈٹ کی بات ہے, تو دیکھیں اگر یہ کریڈٹ ہوتا کہ 100 دن کے اس جو پلان تھا پی ٹی آئی سرکار کا یا پرائم منسٹر کا, یہ اس میں اگر ایک پوائنٹ ہوتی تو آج میں کھلے دل سے, تو آپ وزیر اعظم صاحب کو, ٹھیک ہے میں سمجھ گئی, آپ بھی جنرل باجوہ کو کریڈٹ دے رہے ہیں, مگر وہ اس میں شامل نہیں تھا, مگر بحیثیت ریاست حکومت کے نے جو اقدام اٹھایا ہے میں اس کو ویلکم کہتا ہوں, میں اس کا کریڈٹ دیتا ہوں کہ جو 71 سالہ پرانی ایک خواہش تھی وہ اگر آج پوری ہوئی ہے اور حکومت پی ٹی آئی کی ہے تو ڈزنٹ میٹر کہ ہم پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کریں, تو حکومت ان کی ہے, بہرحال حکومت ان کی, اور یقینی طور پہ جو کردار ہے, یقینی طور پہ یہ چیز جو ہے اس کا صحرا وزیر اعظم ان کو جاتا ہے. گو کہ آپ کہتے ہیں کہ اگر 100 دن کے پلان میں شامل ہوتا تو آپ کریڈٹ دیتے ان کو, اور ڈاکٹر نثار احمد چیمہ صاحب نے تو کہا کہ جنرل باجوہ صاحب کو اس چیز کا کریڈٹ جاتا ہے, وزیر اعظم عمران خان کو, پی ایم ایل این اوبویسلی کریڈٹ اس معاملے میں تو بالکل دینے کو تیار نہیں ہے. میں ایک بریک لیتی ہوں, بریک سے واپس آتے ہیں تو ہم اسی حوالے سے بات کریں گے. اور یہ جو ابھی عاجز دھامرا صاحب نے بات کی, کیونکہ ماضی میں بھی یہ چیز ہم دیکھتے آئے ہیں کہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا انسیڈنٹ بھی ہو جائے تو اگر کہیں پر کوئی پیش رفت ہوتی ہے, کہیں پر کوئی معاملات آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ رک جاتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے, اور اس وقت بھارتی میڈیا ہو یا بھارتی حکومت ہو جس اشتعال انگیزی کا شکار وہ اس وقت نظر آتے ہیں الفاظ کی حد تک, اس پہ بھی ذرا بات کرتے ہیں کہ کیا یہ چیزیں معاملات کو بگاڑ کی طرف لے کر جا رہی ہیں. رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک.
वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। बात हम कर रहे हैं कि आज जो एक बड़ा इक़दाम उठाया गया पाकिस्तान की तरफ से, करतारपुर राहदारी का संग बुनियाद रखा गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान वहाँ मौजूद थे। उन्होंने जो तकरीर की, बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया और ये कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान जंग का सोचना भी पागलपन है। एक तरफ जो है वो दोस्ती का हाथ बढ़ाया जा रहा है और इस चीज़ को बजाय इसके कि भारत जो है वो खुश असलूबी के साथ एक अच्छे तरीके से खुले दिल के साथ तस्लीम करता, वहाँ भी हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं रंग में भंग डालने की कोशिश की जा रही है। सार्क समिट में आना था, पाकिस्तान की इन्विटेशन को भी रिजेक्ट कर दिया। सुषमा स्वराज जो है उनकी वज़ीर ख़ारजा, वो यहाँ तक कहती हैं कि हाँ आज का इक़दाम हुआ, बहुत अच्छा हुआ, लेकिन इसको दोनों ममालिक के बायलैटरल रिलेशन से या टॉक से लिंक ना किया जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों ममालिक के दरमियान जो दो तरफ़ा ताल्लुकात हैं वो अच्छे हो गए हैं। सो इस किस्म का रिस्पॉन्स आता रहा। पहले मैं चाहूँगी कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस ज़िमन में क्या कहा वो सुनाइएगा। और वो उन ममालिक के बीच में वो दोस्ती की बात कर रहा है जो दोनों मुल्क न्यूक्लियर आर्म्ड हैं। हमारे पास दोनों के पास एटमी हथियार हैं, तो जंग तो हो ही नहीं सकती। दो मुल्क जिनके पास एटमी हथियार हो, वो तो पागलपन है जंग का सोचना। वो तो बेवकूफ इंसान है जो कभी सोचेगा भी कि एटमी जंग कोई जीत सकता है। वो तो सब हार जाएंगे। दूसरा रास्ता दोस्ती के अलावा क्या है? सिद्धू, मैं आपको एक बात बता दूं, आप बेशक इधर आके इलेक्शन लड़ लें, आप या पाकिस्तान में इलेक्शन जीत। एक तरफ जब पूरे खित्ते में अमन की बात हो रही है, वापस किस तरीके से अमन बहाल करना है उसकी बात हो रही है, दोस्ती का हाथ बढ़ाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने बारहा पहले भी ये कहा, आज की तकरीब के अंदर फिर ये बात की अपनी तकरीर के दौरान कि सोचना भी पागलपन है। दोनों के पास एटमी हथियार हैं। बेवकूफ़ इंसान होगा जो इन दो ममालिक के दरमियान जंग का सोचेगा। लेकिन इसका जवाब इंडियन मीडिया क्या देता है वो भी दिखाइए। अब इस एक इक़दाम को लेकर भारतीय मीडिया इसको जिस अंदाज में पोर्ट्रे कर रहा है, उमर चीमा साहब आपने देखा है और सुना है कि जैसे इसको खालिस्तान मूवमेंट के साथ लिंक किया जा रहा है। तो थोड़ी बहुत परेशानी उस चीज़ की भी है कि जो एक मूवमेंट चल रही है, एक ऐसी तहरीक चल रही है, और एक नहीं है, वहाँ पे तो सैकड़ों ऐसी तहरीक चल रही हैं सेपरेशन की जो उनसे संभाली ही नहीं जा रही हैं। सो एक तो ये लिंक कर देना, और फिर सुषमा स्वराज का जो मैंने कहा कि उन्होंने कहा कि इसको ये ना समझा जाए कि दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात का कोई आगाज़ होने जा रहा है। सो मेरा सवाल पहले भी आपसे यही था, अगेन आई वुड रिपीट माई क्वेश्चन, कि आप कैसे कह सकते हैं कि हम एफर्ट कर रहे हैं या वो एक कदम बढ़ाता है तो हम दो कदम बढ़ाते हैं? वो तो तैयार ही नहीं है, वो तो इस चीज़ को एक्नॉलेज करने कोई तैयार नहीं है। तो हम कब तक एफर्ट्स करते रहें? साथ ये जैसा पहले भी बात हो रही थी, दोनों तरफ के जो पॉलिटिशियन जब बात करते हैं तो कहते हैं जी हम चाहते हैं कि मुल्क तरक्की करे, अवाम के जो है गुर्बत से निकले और खित्ते के अंदर अमन होना चाहिए। लेकिन जब अमली तौर के ऊपर आता है, जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि माजी के अंदर भी हुआ है कि पाकिस्तान ने तो बहुत CBMs की हैं, कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग मेजर्स की हैं, लेकिन हिंदुस्तान की तरफ से कभी भी उसको उस तरीके से उसको रेसिप्रोकेट नहीं किया गया। माजी के अंदर भी ट्रैक टू डिप्लोमेसी के अंदर पीपल टू पीपल कांटेक्ट होता रहे, जैसा भी कैप्टन अमरिंदर सिंह को आप सुनाते, खुद भी यहाँ पे आते रहे, यहाँ से भी लोग जाते रहे। मैं खुद जो है वहाँ पे मुझे मौका मिला वहाँ जाके लोगों से मिलने का, हम लोग वहाँ से जो यहाँ लोग आते रहे। लेकिन बात ये है कि ये जैसा मोदी सरकार की ख़ास तौर पे जो पॉलिसी है मुसलसल लोग देखें, उनकी जो सारी सियासत ही इस चीज़ पे बेस करती है कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत और ख़ुसूसन पाकिस्तान के खिलाफ नफरत फैला के बेस के ऊपर वो वोट पहले भी उन्होंने हासिल किया और अब भी के लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा कि दो इमीडिएट नेबर्स जो एटमी सलाहियत रखते हों उनके दरमियान जंग की बात करना एक पागलपन है, क्योंकि ये जंग कोई भी नहीं जीतेगा। एटमी जंग कोई एक, जब दोनों के पास एटमी ताकत तो नहीं जीत सकते। सो दूसरा रास्ता बचता है इश्यूज़ को रिजॉल्व करने का कि बैठ के डायलॉग किया जाए ताकि खित्ते में अमन जो है उसको कायम किया जा सके। दोनों साइड्स पे जो गुर्बत है उसके खात्मे के लिए मुल्क जो है मिलजुल कर जो है आपस में एक दूसरे के बायलैटरल जो इंटरेस्ट हैं, म्यूचुअल इंटरेस्ट हैं, उसके ऊपर बात हो सके, ट्रेड हो सके, और ताकि एक पायदार अमन की जो है बुनियाद रखी जा सके। साहब ने भी बात की थी ना, जरा मैं चाहूंगी उस पर भी रोशनी डालें, बिकॉज इंडिया हैज ऑलवेज बिन वेरी केपेबल ऑफ डीरेलिंग the whole process। बिल्कुल आपने देखा जैसा वहाँ पे हमले करवा के इल्जाम हम पे बाद में खुद ही अब उन्हें भी, वो जो धामरा साहब ने भी कहा कि उन्हें फिर ये खदशा है कि इस चीज को भी कहीं नजर न लग जाए भारत, बिकॉज वो
कैपेबल है, करता रहा है, माजी में भी एक आपके पास प्रेसिडेंट है। पूरी दुनिया ये देख रही है, जो पाकिस्तान के ऊपर जो परसेप्शन, जो एक प्रोपेगेंडा किया जाता था कि तंग नजर और इंतहा पसंद लोग हैं, आज पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह खुले दिल से, और ना सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान, तमाम सियासी पार्टियों और हमारे सिक्योरिटी इदारे भी तमाम जो है एक पेज पे हैं कि हम खित्ते में अमन चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि ये जो है पायदार अमन जो है उसकी बुनियाद रखी जाए, और उसके लिए हिंदुस्तान को जो है इसके ऊपर सीरियसली सोचना पड़ेगा, और हिंदुस्तानी कौम को भी चाहिए कि आइंदा जो लीडरशिप इलेक्ट करें कोई प्रोग्रेसिव सोच के लेके आए, तभी जो है हम प्रोग्रेस कर सकेंगे, वरना ये हम एक कदम आगे और दो कदम पीछे। डॉक्टर साहब, वैसे इस चीज़ का क्रेडिट तो वज़ीर आज़म इमरान खान को देना चाहिए ना। आप बहुत सारी चीज़ें जो मौलाना खादिम रिजवी के साथ एक मुआहदा किया, उस पर क्रिटिसिज्म शुरू हुआ, लेकिन उसका जो अंजाम हमने देखा है वो तालिबान खान से मौलाना खादिम रिजवी को अरेस्ट करने वाली हुकूमत तक ये सफ़र तय किया। फिर वो जो क्रिटिसिज्म पहले चलता रहा माइनॉरिटीज़ को लेके, या ओवरऑल कंजर्वेटिव, जिस तरह मैंने कहा कि तालिबान खान के एक लक़ब दे दिया गया, आज यहाँ तक वो सफ़र पहुँचा है, तो क्रेडिट तो जाता है ना सर। देखें सादिया, उमर चीमा साहब ने जो कुछ कहा वो इंतहाई नफीस आदमी हैं, दानिश्वर हैं। जो कुछ उन्होंने कहा मैं 100% उनसे इत्तेफाक करता हूँ। ठीक है, देखें जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की हर हुकूमत ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है हिंदुस्तान की तरफ। बदकिस्मती से हमें उसका जवाब कभी मुस्बत अंदाज में नहीं मिला। और जो सबसे बड़ा इशू है, जो उमर चीमा साहब ने भी सही कहा, प्राइम मिनिस्टर ने भी बिल्कुल सही कहा कि जी देखें दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, दोनों के दरमियान जंग का सोचना बिल्कुल हमाकत है। हमें दोस्ती की तरफ हाथ बढ़ाना चाहिए, हमें ये उस तरह के हालात पैदा करने चाहिए कि इस पूरे खित्ते के अवाम जो हैं वो तरक्की कर सकें, खुशहाली उनके नसीब में हो। हमने क्यों ये है कि जंग के बादल बर सगीर पे क्यों मंडला रहे हैं, मुसलसल मंडला रहे हैं कई दहाइयों से। उसका हल क्या है? हल ये है कि जो हमारे दरमियान दोस्ती के रास्ते में, खुशगवार ताल्लुकात के रास्ते में एक और इशू है, कश्मीर का इशू, उसको हम क्यों रिजॉल्व नहीं करते? वो जो है जिसके ऊपर हिंदुस्तान के जो पहला प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने खुद ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट, उन्होंने ये वादा किया। सिक्योरिटी काउंसिल में हिंदुस्तान एक फरीक है, वहाँ कमिटमेंट उन्होंने की कि कश्मीरियों की मर्ज़ी के मुताबिक, उनकी आज़ाद मर्जी ख्वाहिश के मुताबिक ये इसके मसले का हल होगा, यानी उनको हक़ खुद इरादियत दिया जाएगा। ठीक है, इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इसमें एक पार्टी है। तो हम इसमें ये जो है, अगर हम दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं तो पूरे बरसगीर के अवाम के मफाद में है, तो हमें ये कोर इशू जो है कश्मीरियों की मर्ज़ी और ख्वाहिश के मुताबिक और सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस के मुताबिक हमें हल करना चाहिए। सर बात यही है ना कि आप जो बात कर रहे हैं, मैं 100% उस चीज़ से एग्री करती हूँ। ये हिस्ट्री का भी आपने हवाला दे दिया, वो भी हमने पढ़ा है, सब जानते हैं, सब समझते हैं। बट जब बारी आती है ना अमलन किसी इक़दाम की, एक प्रैक्टिकल स्टेप उठाने की, तो फिर वहाँ पे ये चीज़ें नहीं होती सर। माजी में भी आपकी अपनी हुकूमत पे, कश्मीर पे कितनी बात हुई। मैं तो चलें उसको भी छोड़ दें, मैं तो कहती हूँ कश्मीर कमेटी का जो चेयरमैन लगाया, वो जो यहाँ से मिनिस्टर्स एन्क्लेव से निकलने को तैयार नहीं होते थे, उनको क्या पता था कश्मीर का? वो कश्मीर कमेटी के चेयरमैन थे, वो कमेटी जो तमाम स्टैंडिंग कमेटी से ज़्यादा जहाँ फंड्स जाते थे। क्या किया उन्होंने कश्मीर पे? कुछ नहीं किया। चलें ये यानी माजी में किसने क्या किया उसको छोड़ के अब जो माजी से सीख के ही आगे चलना पड़ता है ना। अल्लाह करे कि वो अपनी जिम्मेदारियां इस तरह अदा करें कि वो जो है वो उनके कम से कम उनके क्रेडिट में ये बात जाए। हमारी तो ख्वाहिश है और दुआ है कि कश्मीर का मसला उनके दौर में हल हो। हम उनको सलाम पेश करेंगे, सैल्यूट करेंगे अगर उनके दौर में कश्मीर के मसले में कोई पेशरफ्त हो। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और ये पाकिस्तानी की सोच भी यही होनी चाहिए। आप बाला तर रहे हैं उस सियासत से या सियासी जमात से वापस। मैंने सादिया एक आखिरी ब्रेक का टाइम आ रहा है, चले फरमा लें, मुकम्मल कर लें बात। मैं सिर्फ हमेशा ये कहा है कि हमें पीटीआई गवर्नमेंट के जवाज़ हुक्मरानी और अंदाज़ हुक्मरानी से लाख इख्तलाफ हों, लाख तहफ़्फ़ुज़ात हमारे, लेकिन जहाँ मुल्क और कौम के मफाद की बात आएगी हम उनके साथ होंगे। जवाज़े हुक्मरानी और अंदाज़े हुक्मरानी से, ठीक है, आई लाइक दिस टर्म। मैं एक ब्रेक से वापस आती हूँ तो धामरा साहब की जानिब जाएंगे एक वक्फे के बाद।
वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। धामरा साहब, एक और चीज़ पे मैं आप तीनों की राय चाहूँगी। आई स्टार्ट विद यू कि जिस तरह अभी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से इनविटेशन जाता है सार्क कॉन्फ्रेंस का और उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है ये कहकर कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो इस तकरीब में या इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं कर सकते हैं। 2016 में भी ऐसे ही हुआ था, पूरा इवेंट बॉयकॉट किया था इंडिया ने और उसके बाद ना भूटान यहाँ आया, ना बांग्लादेश यहाँ आया और अफ़गानिस्तान ने भी इनकार कर दिया था आने से, और फिर हमें वो इवेंट पूरे का पूरा कॉन्फ्रेंस ही जो है वो कैंसिल करनी पड़ी थी। 2016 से लेके आज आप क्या डिफरेंट हालात देख रहे हैं, या आज अगर इंडिया ये कर रहा है, आज इंडिया आने से माजरत कर रहा है या रिजेक्ट करता है पाकिस्तान की इन्विटेशन, तो वेयर डू वी स्टैंड रीजनली? आपको लगता है कि बाकी ममालिक भी उनका साथ देंगे या नहीं? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैंने अपनी गुफ्तगू में पहले भी जिस तरफ इशारा किया कि आज जहाँ पर हम वेलकम कह रहे हैं, खैर मकदम कर रहे हैं इन सारी चीज़ों का, आज के बॉर्डर खुलने का, वहाँ पर आज जो मायूसी होगी हुक्मरानों की कैंप में इंडिया के अंदर, और मैं इंडिया के अवाम की बात नहीं करता, मगर सबसे ज़्यादा मायूसी और परेशानी का आलम होगा या तारी होगा वो आलम, वो होगा मोदी सरकार के ऊपर, कि वो इजहार भी मुश्किल है, चुप रह भी नहीं सकते कि उन्होंने इंडिया मीडिया को भी दिया है मगर वो ज्यादा इजहार भी नहीं कर सकते, उन्होंने मिनिस्टर अपने भेजने पे भी वो मजबूर हुए हैं। तो ये एक ऐसा जख्म है जो आगे चल के आपको उबलता हुआ नजर आएगा। बल्कि मैं तो एक और बात कहने जा रहा हूँ कि जो रोड रूट्स हैं बॉर्डर के, एक सिंध में भी है खोखरा पार, मैं तो कह रहा हूँ कि अगर इस हुकूमत को क्रेडिट ही लेना है तो खोखरा पार पर भी सीरियस एक स्ट्रेटजी बननी चाहिए कि जो तिजारत होती है हमारी खोखरा पार थ्रू बॉर्डर के, वो कम से कम उसको ग्रोथ मिल जाएगी। और इस हवाले से खोखरा पार के हवाले से भी मेरे ख्याल में मौजूदा हुकूमत या वो इदारे जो सीरियस हैं रोड रूट्स खोलने के, तिजारत के हवाले से या आने जाने के हवाले से, तो खोखरा पार भी एक इम्पोर्टेंट हमारा एक रूट है रोड का, उस पर भी जरा गौर किया जाए तो बेहतर। ठीक है, वो तमाम चीज़ें जिन पर पहले गौर नहीं किया उमर चीमा साहब, अब आपकी हुकूमत ने गौर करना है। खोखरा पार की इन्होंने बात कर दी है। साथ ही ये भी बताइएगा कि फॉरेन पॉलिसी को लेकर इमरान खान साहब की बड़ी तारीफ की, पीपल्स पार्टी ने भी की, PMLN ने भी की, जिस अंदाज में प्रेसिडेंट ट्रंप को जवाब दिया ट्वीट्स के जरिए। एक मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव, मुल्क का सरबरा जो है वो वाकई बात करते हुए दो टोक जवाब देते हुए नजर आया। फिर ये करतारपुर वाले पे भी आपको सब अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये जो मैंने मिसाल दी 2016 की, आपको लगता है कि आज वो हालात फ़र्क हैं पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को सामने रखें कि जब एक तरफ बाकी ममालिक भी इंडिया के साथ जाके खड़े हो गए थे कि अगर भारत नहीं जाता तो हम भी सार्क कॉन्फ्रेंस में नहीं जाएंगे? देखिए, आज जो आपने पहले बात की, आज जो फ़र्क आपको नज़र आ रहा है हुकूमती रवैयों में और हमारी जो फॉरेन पॉलिसी के अंदर, क्योंकि हमारी फॉरेन पॉलिसी जो बेस कर रही है जिस पे कि हमने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है और नेशनल इंटरेस्ट को ही प्रमोट करना है। और इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने अपने पहले खिताब के अंदर भी बड़ी चीज़ वाज़ह कर दी थी कि हम चाहते हैं कि अपने हमसायों के साथ हम अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, हम एक ज़िम्मेदारी के साथ जो है माहौल को जो है बेहतर करना चाहते हैं पायदार अमन के लिए। और हिंदुस्तान की, जैसा मैंने आपके प्रोग्राम में शुरू में भी कहा था कि हिंदुस्तान के बागे इलेक्शन आ रहे हैं और मोदी सरकार की जो पॉस्चरिंग है एंटी पाकिस्तान, ख़ास तौर पे जितना इसको एक एक्सट्रीम पे लेके जा रहे हैं, सब पूरी दुनिया भी देख रही है। और मैं समझता हूँ वो उल्टा वो खुद एक्सपोज हो रहे हैं, मोदी और उनकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो खुद एक्सपोज हो रहे हैं कि एक तरफ पूरा हिंदुस्तानी अवाम भी अच्छी तरह से देख रहे हैं। और मेरे ख्याल में उनके लिए अब आने वाले इलेक्शन में फ़ैसला करना और आसान हो गया कि मोदी सरकार उनको वापस जो है किधर जो है स्टोनेज में लेके जाना चाह रही है, जबकि पाकिस्तान की क़यादत, पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान की सियासी जमातें भी चाहती हैं कि एक जो है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो आउटस्टैंडिंग इशूज़ हैं, जिसमें कश्मीर है और बाकी इशूज़ हैं, वो पुरअमन तरीके से जो है उन मसाइल का हल निकाला जाए। और जो भी आगे जिस तरह ट्रेड के हवाले से नामिर साहब ने बात की, तो डेफिनेटली अगर ये हमारे इशूज़ अगर रिजॉल्व होते हैं पाकिस्तान इंडिया के दरमियान, और प्राइम मिनिस्टर ने भी आज इस चीज़ का इंदिया दिया है कि इकनॉमिक वेलबींग का डेवलपमेंट के लिए, पॉवर्टी एलिवेशन के लिए ट्रेड जो है बहुत बड़ा एक अहम किरदार अदा करता है। ठीक है डॉक्टर साहब, लास्ट कॉमेंट सर, टाइम मुख्तसर है, वन लाइनर सर। मैं ये गुजारिश करूँगा सादिया कि अगरचे देखें इंतहा पसंद आवाज़ें जो हैं वो पूरे बरसगीर में बल्कि पूरी दुनिया में जगह जगह से आती हैं, लेकिन जो लम्हा फ़िक्रिया है वो ये है कि पाकिस्तान में कोई इंतहा पसंद कोई पार्टी या कोई फ़र्द इलेक्शन में जीत कर आगे नहीं आ सकता और ना प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। ये हिंदुस्तान को ही क्रेडिट जाता है बदकिस्मती से
کہ وہاں انتہا پسند جماعتیں انتہا پسند افراد صحیح نہ صرف یہ کہ جیتتے ہیں بلکہ وہ ملک کے پرائم منسٹر بھی بن جاتے ہیں، حکمران بھی بن جاتے ہیں. یہ کس قدر بدقسمتی کی بات ہے. صحیح. تو وہاں پہ یعنی جو انتہا روش ہے پسندی یا کو جو رویہ قابل قبول ہے ان کی عوام میں یہ بھی، بڑی کیونکہ وہی بدقسمتی کی الیکٹ بات ہے کرتے اور ہیں نا، پوری ہندوستانی قوم کے لیے لمحہ فکریہ ہے. ٹھیک ہے سر، I have to wind up here. بہت بہت پوری شکریہ ڈاکٹر ہندوستانی صاحب قوم آپ کے لیے کی لمحہ تشریف آوری کا، عاجز دھامرا صاحب کا اور عمر چیمہ صاحب آپ کا بھی. That's all for اجازت دیجیے. خدا حافظ.